नेक्स्ट, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्य प्रशासन. The structures and functions divisions of the Maurya administrations were based on the guidelines laid down in चाणक्य अर्थशास्त्र for good governance. जो मौर्य प्रशासन शासन प्रणाली थी वो उसका जो ढांचा था, क्रियाकाम करने की जो भी नीति थी वो सब चाणक्य के गाइडलाइन पर आधारित थी. इट वॉज अ सेंट्रलिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन वर द किंग हैज़ एब्सोल्यूट पावर. जो ये मौर्य शासन प्रणाली थी वो पूरी केंद्र शासित प्रणाली थी और इसमें राजा का पूर्ण अधिकार होता था. अब मिनिस्ट्रियल काउंसिल कॉल मंत्री परिषद और मिनिस्टर अधिकारियों की एक संघ होती थी, उसे मंत्री परिषद कहा जाता था. एडवाइज द किंग ऑफ इम्पोर्टेंट मैटर, जो राजा को इम्पोर्टेंट मामलों पर देख रेख करती थी, सलाह देती थी. द एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिवाइड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट. जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो अलग अलग डिपार्टमेंट डिवाइड था. विच वर हेड बाय ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द किंग. जो इन डिफरेंट डिपार्टमेंट जो भी अधिकारी नियुक्त किए जाते थे वो राजा द्वारा नियुक्त किए जाते थे. ऑफिशियल्स लाइक द महामंत्र लुक्ड आफ्टर द रूटीन्स ऑफ अफेयर ऑफ द गवर्नमेंट. जो महामंत्री जैसे अधिकारी होते थे वो इसके अंदर साम्राज्य के अंदर की रूटीन के जो देखभाल के कार्य करते थे. द इंटायर किंगडम वाज डिवाइड इनटू प्रोविंस दैट वर गवर्नमेंट बाय द रॉयल प्रिंसेस टू कुमास. और जो ये साम्राज्य जो बड़ा एम्पायर था मौर्य साम्राज्य, ये कई प्रांतों में डिवाइड था और प्रांतों पर शाही राजकुमारों या राजकुमारों का अधिकार था नियुक्त किए जाते थे. ईच प्रोविंस वाज डिवाइड इनटू डिस्ट्रिक्ट. और इन प्रांतों को जिला में डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया जाता था. ईच डिस्ट्रिक्ट हैज़ मैनी नगर्स एंड ग्राम्स. और जो ये डिस्ट्रिक्ट थे वो बहुत सारे नगर्स और ग्राम में डिवाइड थे. ऑफिशियल एट एवरी लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्ट टैक्स, वर्क एज जज एंड केप्ट रिकॉर्ड. और जो अधिकारी होते थे, जो प्रशासन के अधिकारी होते थे, वो प्रांत में है करों को इकट्ठा करना और जज करना और रिकॉर्ड बनाने का काम करते थे. द टैक्स सो कलेक्टेड वर यूज्ड फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड, वेल्स, रेस्ट हाउस, एरिगेशन प्रोजेक्ट एंड टू मेंटेन द आर्मी. और जो भी टैक्स जो कर लिया जाता था उसका यूज़ कैसे किया जाता था. अब रोड बनाकर कुएं हैं, विश्राम लोगों के लिए रोड बनाना, कुएं बनाना और विश्राम गृह और सिंचाई के लिए परियोजना बनाकर और जो सैन्य व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इन करों का उपयोग किया जाता था. इन एफिशिएंट स्पाइस सिस्टम्स. और इसमें एक जासूसी प्रणाली भी स्थगित की गई थी. वाज सेटअप एंड स्पाइस केप्ट द किंग इन्फॉर्म ऑफ द हैपनिंग विद एंड विथआउट द एम्पायर. ये जासूस प्रणाली क्या करती थी, जो राजा को ये बताती कि साम्राज्य के अंदर और जो साम्राज्य के बाहर जो घटनाएं हो रही है वो उन्हें बताती थी. अब जो मौर्य साम्राज्य की जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रणाली थी वो केंद्र शासित प्रणाली थी और इसमें पूरा तरीके से राजा का अधिकार होता था. और राजा ने इस पूरे प्रांत को अलग अलग भागों में डिवाइड किया. जैसे हमारे भी आज जो स्टेट है उसको हमने डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर रखा, उसने भी डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया और डिस्ट्रिक्ट को नगर और ग्राम में. और इन सभी में अलग अलग ऑफिशियल नियुक्त कर दिए जिनका काम अलग अलग था. कोई कर इकट्ठा करता था, कोई जज का काम, कोई न्याय का काम करता था, कोई रिकॉर्ड बनाता था. और इन जो टैक्स, इन सभी से जो लोगों द्वारा जो टैक्स लिया जाता था उनसे लोगों की भलाई के काम करता, जैसे कुएं बनाना, विश्राम गृह बनाना, सिंचाई व्यवस्था बनाना. और जासूस प्रणाली भी थी जिसके तहत साम्राज्य का जो शासक था, राजा था, उसे पता चलता कि उसी साम्राज्य में क्या हो रहा हो, घर के अंदर क्या हो रहा हो, बाहर क्या हो रहा है. द इम्पोर्टेंट प्रोविंस इंक्लूड द कैपिटल पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन. जो महत्वपूर्ण जो प्रांत थे, जो नगर थे, वो मगध राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन थे. तक्षशिला इज अ गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया. जो तक्षशिला था वो मध्य एशिया का नॉर्थ वेस्ट का गेट था. वाइल उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया. और जो उज्जैन था वो इंडिया से नॉर्थ टू साउथ का मार्ग था. मर्चेंट ऑफिसर्स एंड क्राफ्ट पर्सन प्रॉब्ली लिव्ड इन दिस सिटीज. और जो बड़े बड़े व्यापारी, जो ऑफिसर, जो क्राफ्ट पर्सन, शिल्पकार थे, वो इन सिटी में ही बड़ी सिटी में रहते थे. इन अदर एरियाज देयर वर विलेज ऑफ फार्मर एंड हर्डर. और दूसरे जो एरियाज थे, जो गाँव थे, वहाँ उसमें फार्मर और हर्डर्स, किसान और चरवाहे रहते थे. इन सब एरिया सच एज सेंट्रल इंडिया. ये भारत का बीच का केंद्र था, बीच का भाग था. देयर वर फॉरेस्ट वर पीपल गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हंटेड एनिमल फॉर फूड. और ये जो एरिया था, यहाँ पर लोग क्या करते, जंगलों से लकड़ियों को इकट्ठा करना और क्या कहते हैं, जानवरों को अपने भोजन के लिए मारते थे. पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज. और जो लोग थे वो एम्पायर जो मगध साम्राज्य के
के अलग अलग पार्ट में अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। दे प्रोबेबली एट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, और वो अलग अलग भोजन भी खाते थे। एंड वो डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ एज वेल, और अलग अलग कपड़े पहनते थे। बहुत बड़ा साम्राज्य था, इसी वजह से इसके पार्ट्स में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी, अलग अलग फूड और अलग अलग क्लॉथ का यूज़ किया जाता है। जैसे हम देख ही सकते हैं हमारा इंडिया भी बहुत बड़ा है, उसको अलग अलग पार्ट है। राजस्थान में हम खाना कौन सा खाते हैं, मध्य प्रदेश में, यूपी में, सब अलग अलग उसी तरीके से उस टाइम भी होता था। एज द एम्पायर वाज सो लार्ज, जो ये एम्पायर था, जो साम्राज्य था, बहुत ही बड़ा था। डिफरेंट पार्ट्स वर रूल्ड डिफरेंटली, इसीलिए इसके अलग अलग पार्ट में अलग अलग शासन था। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वाज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्पायर, और जो पाटलिपुत्र के अंदर में जो भी क्षेत्र था आता था उसके आसपास उस पर पूरी तरह से कंट्रोल किसका होता था, एम्पायर, शासक का। दिस मीन दैट ऑफिशियल्स वर अपॉइंट टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम फार्मर, हर्डर, कास्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स हु लिव्ड इन विलेज एंड टाउन द इस एरिया। और इन पार्ट्स में सभी ऑफिशियल को नियुक्त करता है, जो इस पार्ट्स में रहने वाले जो किसान है, जो हक चरवा है, जो शिल्पकार है, जो व्यापारी है, और जो गाँव में इस विलेज और टाउन में जो भी रहते थे उनसे टैक्स लिया जाता था। ऑफिशियल आल्सो पनिश दोस हु डिसोबे द रूलर्स ऑर्डर्स, और अधिकारी जो इस एरिया में रहने वाले जो अधिकारी थे, वो इस एरिया में जो रहने वाले लोग थे, अगर वो शासक के आदेश का अवहेलना करते थे, उन्हें आदेश नहीं मानते थे, उसे पनिश भी किया जाता। मेनी ऑफ दिस ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज, और इसके लिए सभी ऑफिशियल्स को क्या दी जाती थी, सैलरी। मैसेंजर वेंट टू एंड फ्रो, और जो मैसेंजर थे, जो मैसेज पहुंचाने वाले थे, वो इधर से घूमते रहते थे। एंड स्पीच केप्ट ए वॉच ऑन द ऑफिशियल, और जो जासूस प्राणी थी वो भी इन अधिकारियों पर निगरानी रखती थी। एंड ऑफ कोर्स द एम्पायर सुपरवाइज देम ऑल विद हेल्प ऑफ मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर। अब ऑफिसर पर निगरानी रखने के लिए साम्राज्य ने, शासक ने निश्चित ही अपने फैमिली मेंबर को या कोई शाही राजकुमार या वरिष्ठ नागरिकों को इसके लिए नियुक्त किया था। देयर वर अदर एरिया और प्रोविंस, और दूसरे एरिया जो दूसरे प्रांत थे, ईच ऑफ दिस वाज रूल्ड फ्रॉम अ प्रोविंशियल कैपिटल सच तक्षशिला और उज्जैन। उन प्रांतों पर जो राजधानी थी तक्षशिला के उज्जैन, उनका शासन था। ऑल दो वर वाज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र एंड रॉयल प्रिंसेस वर ऑफ्टन सेंट अस। और इन कैपिटल, इन प्रांतों में है जो पाटलिपुत्र पर कंट्रोल करने के लिए राजकुमारों और उनको राजदूतों के रूप में भेज दिया जाता है, जो लोकल कस्टम्स एंड रूरल वर प्रॉब्ली फॉलोअर, जो रीति रिवाज और नियम को फॉलो कर सके, उनमें उनको भेजा जाता था। बीच साइड है देयर वर वास्ट एरिया बिटवीन देयर सेंटर। इसके अलावा जो सेंटर के बीच का जो विशाल क्षेत्र है वो हेयर द मोरी ट्राई टू कंट्रोल रोड एंड रिवर्स, जो मौर्य ने उनके रोड और रिवर्स पर कंट्रोल करने का सोचा है। विच वर इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, जो उनके परिवहन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। एंड टू कलेक्ट वॉट एवर रिसोर्स वर अवेलेबल एज अ टैक्स एंड ट्रिब्यूट, वो चाहते थे कि इन पर कंट्रोल कर हम इनसे जो मिलने वाले कर और श्रद्धांजलि जो संसाधन है उन पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द अर्थशास्त्र टेल अस दैट द नॉर्थ वेस्ट वाज इम्पोर्टेंट फॉर ब्लैंकेट एंड साउथ इंडिया फॉर इट्स गोल्ड एंड प्रीसियस स्टोन। एग्जाम्पल के उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में बताया गया है कि जो इंडिया की जो नॉर्थ और वेस्ट है वो किसके लिए प्रसिद्ध था, ब्लैंकेट के लिए, और इंडिया का जो साउथ है वो वहाँ पर सोने और कीमती पत्थर के लिए हुआ था। इट इज़ पॉसिबल दैट दिस रिसर्च वर कलेक्ट, तो ये पॉसिबल था कि जो मौर्य साम्राज्य था वो इन पर अपना आधिपत्य जमा कर इन करोड़ संसाधनों को अपने अधीन करना चाहता था, इन पर अपना विजय प्राप्त करना चाहता था। देयर वर्स आल्सो द फॉरेस्ट रीजन, और जो बहुत ही घनी आबादी वाला जहाँ बहुत अधिक जंगल थे। पीपल लिविंग इन दिस एरियाज वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट, इन एरिया में जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा या कम स्वतंत्र थे। बट हैव बीन एक्सपेक्ट टू प्रोवाइड एलिफेंट्स, टिम्बर्स, हनी एंड वैक्स टू मौर्य ऑफिसर, लेकिन उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता कि जो मौर्य साम्राज्य के अधिकारी हैं उन्हें हाथी, लकड़ी, शहद और मोम भी दिए जाए। द मौर्य हैड लार्ज वेल इक्विप्ड स्टैंडिंग आर्मी, जो मौर्य साम्राज्य के पास में जो एक बहुत ही बड़ी और सुसज्जित सेना थी। विच इंक्लूड इन्फ्लेटरी, कैवलरी, एलिफेंट्स, चैरियट्स एंड नेवी, जिसके अंतर्गत पैदल सेना, घोड़सवार सेना, हाथी, रथ और नौ सेना भी शामिल थे। एक्स्ट्रा भी द मौर्य एम्पायर वाज डिवाइड इनटू 4 प्रोविंस, जो मौर्य साम्राज्य था वो 4
भागों में प्रांतों में डिवाइड था, मगध, उज्जैन, तक्षशिला एंड स्वर्णगिरी। द मौर्य डिस्ट्रिक्ट वर गवर्न बाय जो मौर्य की जो जिला सरकार थी उसे सैंतिक किया जाता है। और ये कुछ सिक्के दिखाए गए हैं जिसका पंचमार्ग, जिसमें हाथी और सन के चित्र भी है, और ये सिल्वर जो मौर्य साम्राज्य में चलते थे। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र द फोर्टिफाइड का, जो पाटलिपुत्र था वो गढ़वाल का पीरियड यानी अपने आप में एक पूर्ण राज्य था। पाटलिपुत्र वाज द कैपिटल सिटी ऑफ द मौर्य एम्पायर, जो पाटलिपुत्र था वो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। मैग्नेस्टीज मेंटेन इन द मेंशन इन द बुक ऑफ इंडिका द पाटलिपुत्र वाज अ लार्ज इम्प्रेसिव एंड ग्रेटली बिल्ड सिटी। जो मैग्नेस्टीज अपनी पुस्तक है इंडिका उसमें बताया गया पाटलिपुत्र बहुत ही बड़ा, प्रभावशाली और एक वेल बिल्ड सिटी थी, अच्छी सुसज्जित सिटी थी। इट वाज वेल्ड विथ सेवरल गेट्स एंड टावर। इसको जो ये पाटलिपुत्र था बहुत ही बड़े बड़े गेट्स और टावर से सुसज्जित किया गया। द किंग्स पैलेस वाज बिल्ट ऑफ स्टोन, और इस पाटलिपुत्र में जो राजा का महल था वो पत्थरों से बना हुआ था। वाइल हाउसेस रेजिडेंट्स वर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड वुड, और यहाँ के जो निवासी थे, जो यहाँ के रहने वाले लोग थे, उनका जो घरों का निर्माण था वो ईंटें और लकड़ियों से निर्मित था। द सिटी वाज वेल कनेक्टेड विथ वेरियस पार्ट ऑफ द एम्पायर, और इस जो पाटलिपुत्र सिटी थी इसको मौर्य साम्राज्य के कई पार्ट से जोड़ा गया। द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वाज रन बाय अ ग्रुप ऑफ 30 ऑफिशियल्स डिवाइड इनटू 6 कम्युनिटीज, और जो ये पाटलिपुत्र जो सिटी थी इसके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए 30 अधिकारियों के समूह को संचालित किया गया, जिसमें 6 अधिकारी नियुक्त किए गए, ईच ओवरसीइंग अ स्पेशल डिपार्टमेंट, और प्रत्येक को अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया, स्पेशल डिपार्टमेंट दिया गया। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, नेक्स्ट है आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स, कला और वास्तुकला। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कला और वास्तुकला। इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स अटेन न्यू हाइट अंडर द मौर्य। मौर्य के अंतर्गत जो हमारे भारत ने कला और वास्तुकला बहुत ही ऊंचाइयां प्राप्त की। विद द व्यू स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ बौद्धिज्म, अशोक बिल्ट मैनी पिलर्स, वीरा एंड स्तूप्स। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने वो मैसेज को पहुंचाने के लिए अशोक ने कई प्रकार के पिलर्स, वीरा और स्तूप्स बनाए। द पिलर्स वर मोनोलिथिक एंड हाईली पॉलिश। जो ये पिलर थे बहुत ही ऊंचे और पॉलिश किए, वो अच्छी तरीके से कला का कार्य किए गए। दिस कंटेंट अशोक का एडिट, इन पर अशोक की शिक्षाओं का उल्लेख शामिल है। इसमें अशोक की शिक्षाओं के द्वारा का वर्णन है। Their crafting and finish is a matter of one even for modern builders and craft person। जो ये पिलर्स और आर्ट और कला का काम किया गया है, ये सोचने वाली बात है कि आजकल के जो आधुनिक बिल्डर्स है, जो क्राफ्ट पर्सन है, कि इतनी फिनिशिंग के साथ काम उस समय कैसे किया गया होगा। द फेमस अशोका पिलर एट सारनाथ कंटेन द लॉयन कैपिटल दैट कंसिस्ट ऑफ 4 lions seated back to back and supporting the wheel of धर्म called the अशोक चक्र। जो अशोक का जो फेमस पिलर है वो कहाँ है? सारनाथ में। इसमें जो शेर की राजधानी है इसमें 4 शेरों को बिठाया गया। पीछे की साइड भी कुछ शेर है, और जो कि हमारे जो धर्म का चक्र है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, और जिसे अशोक चक्र का नाम दिया गया। आपने भी देखा होगा ये एन एलिफेंट, अ हॉर्स, अ बुल एंड अ लॉयन आर एग्रीव्ड ऑन द अबेकस ऑफ द कैपिटल। एक हाथी, एक घोड़ा और एक बैल और शेर को इस जो अबेकस कैपिटल है उस पर उत्कीर्ण किया गया है। दिस हैज़ बीन अडॉप्ट एज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, और इसे हमारे नेशनल एवं राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी अपनाया गया है। दिस द अशोका चक्र इज आल्सो फाउंड ऑन द इंडियन नेशनल फ्लैग, और इसे नेशनल फ्लैग में भी आपने देखा होगा। आपने सब देखा हमारे जो ये अशोक चक्र है ये हमें नेशनल फ्लैग में भी जो बताया उसमें 24 तिलियाँ होती है, और ये जो नेशनल एल्बम है ये से हम अपने कॉइन्स के ऊपर भी देख सकते हैं। अशोका आल्सो कंस्ट्रक्ट मेनी स्तूप, वीरा एंड चैत्य। अशोका ने कई प्रकार के स्तूप, वीरा और चैत्य बनाए। द मोस्ट वेल नाउन स्तूप इज द सांची स्तूप। जो इसका फेमस स्तूप है वो है सांची स्तूप। इट कंटेंट 4 गेटवे दैट आर रिचली क्राउड विथ फिगर ऑफ एनिमल एंड सीन्स फ्रॉम द जातक टेल्स। जो सांची स्तूप है इसमें 4 द्वार है, और इसमें जो जातक कथाएं और जानवरों और उनकी आकृतियों के साथ समृद्ध है। द अर्लीस्ट वीरा वर रॉक कट केव्स मेड ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड। मौर्य काल में जो वीरा बनाए गए हैं वो चट्टानों को काटकर उनकी गुफाओं में बनाए गए। द मोस्ट फेमस वन आर द बराबर एंड नागार्जुन हिल्स नियर गया एंड बिहार। जो
मोस्ट फेमस वीर है वो बाराबर एंड नागर हिल्स के पास में बिहार में जो गया है वहाँ पर है। द मौर्य प्लेस वर वेरी ग्रैंड एंड इम्प्रेसिव, जो मौर्य महल थे बहुत ही बड़े और प्रभावशाली थे। डिक्लाइन ऑफ द मौर्य एम्पायर, किस प्रकार मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। अशोक का डेथ इन 232 BC, जो अशोक की जो मृत्यु हो गई थी वो 232 ईसा पूर्व हो गई थी। एंड द एम्पायर बिगेन टू डिक्लाइन ग्रेजुअली, और उसके बाद से ही अशोक के साम्राज्य का मौर्य साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया, यानी खत्म होने लग गया। द रीजन फॉर दिस वर मेनी अशोक, इसके बहुत सारे रीजन्स थे। अशोक सक्सेसर वर वीक रूलर्स हु कुड नॉट कंट्रोल सच ए वास्ट एम्पायर, अशोक बहुत ही महान सफलता शासक था, लेकिन इतना बड़े साम्राज्य के बाद उसके बाद जो भी शासक वो बहुत ही कमजोर थे और उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए। द आउटलाइन प्रोविंस ब्रोक अवे एज डिस्टेंस व ग्रेट एंड कम्युनिकेशन पुअर, और बहुत सारे जो प्रांत थे वो दूर होने से जो भी संचार प्राणी थी वो बहुत ही कमजोर थी। इनफ टेक्स कुड नॉट परहैप्स बी कलेक्टेड टू मेंटेन सच ए लार्ज आर्मी, और इतनी बड़ी सेना को बनाए रखने के लिए भी एक विषय जो पर्याप्त टैक्स होता, जितना टैक्स चाहिए उतना कलेक्ट नहीं किया जा सकता था। अ नंबर ऑफ अटैक फ्रॉम द नॉर्थ आल्सो विक द एम्पायर, उसके बाद में जब उत्तर से जो आक्रमण हुआ उसके बाद ये समझा एम्पायर कमजोर हो गया। इन 185 BC और 185 ईसा पूर्व द लास्ट मौर्य रूलर वृद्धरथ वाज किल्ड बाय हिज आर्मी कमांडर पुष्यमित्र शुंग, उसके बाद जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था बृहद्रथ उसकी हत्या की गई कि जो आर्मी सेनापति पुष्यमित्र शुंग था उसके द्वारा उसे मारा गया। हु फाउंड शुंग डेस्टिनी, और उसने उसके बाद में शुंग वंश की स्थापना की या नींव रखी। इसी के साथ हमारा चैप्टर का एंड होता है और उसके आगे हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। बाय।